मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ एपेक्स नर्सिंग हब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में ब्लड डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे, हमने कॉमन ब्लड डिसऑर्डर पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनीमिया। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अनीमिया कॉमन ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। अनीमिया के अंदर क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो होती है नॉर्मल कंसंट्रेशन से डिक्रीज हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है और वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से और फिर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है एंड फिर सप्लाई करता है। अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू ही डिक्रीज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हुई तो हमारे बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे अच्छे से, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है एंड फटीग हो सकता है एंड अदर कॉम्प्लिकेशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। अनीमिया जो है सभी ग्रुप के पीपल्स को हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा ये वुमेन्स में, चिल्ड्रंस में एंड ओल्ड एज के पीपल्स में देखा जाता है। डेफिनेशन की बात करें, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोक्रिट वैल्यू एंड आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाते हैं नॉर्मल रेंज से। आरबीसी काउंट डिक्रीज हो गई, हीमोग्लोबिन वैल्यू भी डिक्रीज हो गई है, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो गया हमारे ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हुई तो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो सकता है एंड अदर साइन एंड सिम्टम्स भी अक्कर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। रेड ब्लड सेल की नॉर्मल काउंट होते हैं मेल के अंदर 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, फीमेल्स के अंदर 4 से लेके 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, मेल के अंदर क्या होता है 13 से 70 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, फीमेल्स में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। हीमोक्रिट की बात करें, हीमोक्रिट का मतलब होता है कि हीमोक्रिट शो करता है कि हमारे पूरे ब्लड के अंदर कितने परसेंट आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। मेल्स में 40 से लेके 52% तक होता है, फीमेल्स में 36 से लेके 48% तक होता है। रेटिकुलोसाइट्स की बात करें, रेटिकुलोसाइट की 0.5 से लेके 1.5% होते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। एमसीवी की बात करें, एमसीवी बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल की वॉल्यूम कितनी है, ये 80 से लेके 100 एफ तक होती है। एमसीएच बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर कितने एच बी है, ये 27 से लेके 33 पर ग्राम होता है। एमसीएच बताता है कि हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, 32 से लेके 36 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। आरडीडब्ल्यू शो करता है कि हमारे रेड ब्लड सेल के साइज में कितनी वेरिएशन आती है, 11.5 से लेके 14.5 तक होती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया दो प्रकार से डिवाइड की हुई है, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया एंड ब्लड लॉस अनीमिया। हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रही है, मतलब कि बोन मैरो ही रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया में क्या होता है, रेटिकुलो काउंट्स जो रेटिकुलोसाइट्स के जो काउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो बन ही नहीं पा रहे हैं बोन मैरो से। हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया इंक्लूड करती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, बोन मैरो डैमेज या क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया हो सकता है। अब बात करते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया की। हीमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है कि 120 डेज होती है नॉर्मल लाइफ स्पैन आरबीसी की, वो 120 डेज से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक अनीमिया होता है। हीमोलाइटिक अनीमिया में क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। हेमोलाइटिक एनीमिया इंक्लूड करता है सिकल सेल एनीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इन सभी की वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्लड लॉस एनीमिया की। ब्लड लॉस एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, या ड्यूरिंग सर्जरी हुआ हो, या कोई ब्लड रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से हुआ हो, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया हो, जिस जिसकी वजह से ब्लड लॉस एनीमिया होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया में क्या होता है, जो नॉर्मल साइज होता है ना रेड ब्लड सेल का, वो छोटा हो जाता है नॉर्मल साइज से, जिसकी वजह से एमसीवी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 80 एफ से। माइक्रोसाइटिक अनीमिया इंक्लूड करता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। फिर उसके बाद आता है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। नॉर्मोसाइटिक अनीमिया में जो साइज है वो तो नॉर्मल रहेगा, एमसीवी वैल्यू 80 से लेकर 100 एफ तक रहेगी, बट जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। ये इंक्लूड करता है एक्यूट ब्लड लॉस, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हीमोलाइटिक अनीमिया, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिर उसके बाद आता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। मैक्रोसाइटिक अनीमिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल साइज है रेड ब्लड सेल का, वो नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो है लार्ज हो जाते हैं, जो कि अपने अंदर इंक्लूड करता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, लीवर डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म या एमडीएस। अब हम बात करते हैं कोज एंड इटियोलॉजी की एनीमिया की।
डिक्रीज प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही है जिसकी वजह से एनीमिया हो गया हो। डिक्रीज प्रोडक्शन इंक्लूड करता है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। विटामिन B12 फोलिक एसिड क्या करते हैं, हमारा डीएनए सिंथेसाइज करते हैं। अगर डीएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो भी प्रोडक्शन खराब हो सकती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी रेड ब्लड सेल की। फिर उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया, फिर उसके बाद क्रोनिक डिजीज या रीनल फेलियर एनीमिया। रीनल फेलियर एनीमिया में क्या होता है, रीनल क्या करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करेगी। अगर रीनल फेलियर हो जाएगा तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा अच्छे से, जिसकी वजह से बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं होगी और रेड ब्लड सेल नहीं बन पाएंगे। या बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन। बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि बोन मैरो के सेल्स जो खराब हो गए हैं जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पा रहे हैं। फिर यह इंक्रीज डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है 120 डेज से पहले ही मर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स 120 डेज से पहले ही एक्सपायर हो जाएंगे जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। रेड ब्लड ये इंक्लूड करता है सिकल सेल डिजीज, थैलेसीमिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून हेमोलाइसिस या मलेरिया सेप्सिस की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद आता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस में क्या होता है, जीआई ब्लीडिंग हो रही हो या अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो रही हो, हमारे कोई अल्सर हो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, या हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। हुकवॉर्म इन्फेक्शन की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। फिर नेक्स्ट कोज है न्यूट्रिशन या डाइटरी फैक्टर की वजह से। अगर हमारा न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं होगा, डाइट ही अच्छी नहीं ले पाएंगे तो आयरन इनटेक क्या होगी, लो हो जाएगी। पुअर डाइट की वजह से आयरन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। या माल ऑब्जर्प्शन की वजह से, मतलब कि हमारे जीआई को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से। या फिर एक क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो जिसकी वजह से हमारा जो जीआई सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आयरन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। या क्रोनिक डिजीज हो या अदर कोज में क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। मैलिग्नेंसी या कीमोथेरेपी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। या कोई जेनेटिक या हेरिडिटरी डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनीमिया की। एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन की हीमोक्रोट की वैल्यू डिक्रीज होगी। हीमोक्रोट की वैल्यू या रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिन की वैल्यू डिक्रीज होगी नॉर्मल वैल्यू से, तभी क्या होगा, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हुई तो ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी टिश्यूज तक। टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पा रही तो टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ। टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ तो बॉडी ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट किया। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर कंपनसेशन पढ़ेंगे। हार्ट रेट इंक्रीज होगी, पैल्पिटेशन होगी एंड कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो गई, मोर ऑक्सीजन इनटेक करेंगे जिसकी वजह से डिजनिया भी होगा। रीनल रिस्पॉन्स में क्या होगा, किडनियाँ हमारे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेंगी जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। फिर हिमेटोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा, बोन मैरो क्या करेंगी, ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगी। अगर ये कंपनसेशन मैकेनिज्म ही खराब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, सीवियर एनीमिया होगा। सीवियर एनीमिया में क्या होगा, सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया के बाद जो ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें हमें एंजाइना, चेस्ट पेन, सिंकोप, हार्ट फेलियर एंड फटीग वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया। सबसे पहले जनरल सिम्टम्स पढ़ेंगे, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, हेडेक होगा। ये क्यों होगा, ऑक्सीजन को टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद स्किन एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन की जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर पेल येलो कलर हो जाएगा स्किन का। कंजक्टाइवा के अंदर भी पेल येलो कलर हो जाएगा, नेल बैंड्स भी पेल येलो हो जाएंगे क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं हमारे ब्लड को रेड कलर देते हैं। अगर रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे, रेड कलर देने वाला सब्सटेंस ही कम हो जाएगा तो जो प्लाज्मा होता है वो अपना कलर शो करना स्टार्ट कर देता है। प्लाज्मा कलर पेल येलो होता है, इस हमारे स्किन का, कंजक्टाइवा का और नेल बैंड्स का कलर क्या हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, पैल्पिटेशन होगी, हाइपोटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। रेस्पिरेशन में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा, डेजीनेस होगा, हेडेक होगी, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी होगी और सीवियर कन्फ्यूजन भी हो सकती है। सीवियर एनीमिया में क्या होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, सिंकोप हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एनीमिया है। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, जनरल असेसमेंट करेंगे। जनरल असेसमेंट में हम देखेंगे जनरल वीकनेस है क्या नहीं है, स्किन कलर असेस करेंगे, आई कलर असेस करेंगे, नेल बैंड्स का कलर असेस करेंगे। फिर उसके बाद फटीग असेस करेंगे पेशेंट का। फिर उसके बाद
हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में सबसे पहले हम कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम हीमोग्लोबिन असेस करेंगे, हीमोक्रेट असेस करेंगे, रेड ब्लड सेल्स का असेस करेंगे, एमसीवी असेस करेंगे, एमसीएच असेस करेंगे, एमसीएचसी असेस करेंगे, आरडीडब्ल्यू असेस करेंगे। फिर उसके बाद हम असेस करेंगे रेटिकुलोसाइट्स, हमारी बॉडी में रेटिकुलोसाइट्स के कितना है। फिर उसके बाद हम करेंगे पीबीएफ, पेरिफेरल ब्लड सीरम असेस करेंगे। पेरिफेरल ब्लड सीरम हमें शो करेगा रेड ब्लड सेल के साइज का, शेप का एंड कलर का, और एबनॉर्मल शेप तो नहीं है, ये फाइंड आउट करेंगे पेरिफेरल ब्लड सीरम। फिर उसके बाद आयरन स्टडी करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर आयरन कैसा है। फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी असेस करेंगे। फिर उसके बाद विटामिन असेस करेंगे, विटामिन B12 असेस करेंगे, फोलिक एसिड असेस करेंगे। फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, बोन मैरो एस्पिरेशन असेस करेंगे। बोन मैरो एस्पिरेशन करने के बाद उसके सेल्स देखेंगे कि बोन मैरो के सेल्स नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया है। पहले हम न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट करेंगे। आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, आयरन रिच डाइट देंगे। विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो विटामिन B12 रिप्लेसमेंट करेंगे। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे। फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करेंगे, अगर हमारी बॉडी के अंदर सीवियर अनीमिया है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, पेशेंट को PRBC स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट देंगे। अगर पेशेंट को CKD पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट है या रीनल फेलियर वाला पेशेंट है तो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट आउटसाइड से पेशेंट को देंगे, इंजेक्टेबल्स देंगे। फिर या बोन मैरो डिसऑर्डर है तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करने का काम करेंगे या कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। फिर हीमोलाइटिक अनीमिया है, हीमोलाइटिक अनीमिया में पहले अंडरलाइनिंग डिजीज फाइंड आउट करेंगे, फिर इम्यून कोज फाइंड आउट करेंगे। फिर ड्रग इंड्यूस अनीमिया है तो ड्रग स्टॉप करेंगे उस ड्रग्स को। फिर ये ब्लड लॉस अनीमिया है तो पहले हम बॉडी को असेस करेंगे कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, GI असेस करेंगे, उसका मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग असेस करेंगे या एक्यूट हेमरेज असेस करेंगे। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में एक्टिविटी इंटॉलरेंस असेस करेंगे, मेंटल स्टेटस असेस करेंगे। फिर मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन में हार्ट रेट असेस करेंगे, रेस्पिरेशन रेट असेस करेंगे, ब्लड प्रेशर असेस करेंगे, सैचुरेशन असेस करेंगे। फिर उसके बाद स्किन असेस करेंगे। स्किन में देखेंगे कलर स्किन का, फटीग देखेंगे, डिजीनेस देखेंगे, डिजनिया देखेंगे, पैल्पिटेशन देखेंगे, चेस्ट पेन देखेंगे। फिर उसके बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट असेस करेंगे, HB असेस करेंगे, हीमोक्रेट असेस करेंगे, रेड ब्लड सेल्स असेस करेंगे, MCV असेस करेंगे, आयरन स्टडीज करेंगे, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड काउंट असेस करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो पेशेंट को फॉल ओवर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और एक्टिविटीज़ कम करवाएंगे उनसे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे, पेशेंट को हाई रिच आयरन डाइट देंगे, विटामिन B12 हाई रिच डाइट देंगे, फोलिक एसिड रिच डाइट देंगे। फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम फोलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन इंजेक्टेबल्स दे सकते हैं, PRBC ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एंड एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेटिंग एजेंट भी दे सकते हैं। मॉनिटर करेंगे, हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे, उसकी CBC मॉनिटर करेंगे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही ये असेस करेंगे, ब्रीथिंग RR रेट मैनेज करेंगे, ब्लड प्रेशर असेस करेंगे, सैचुरेशन असेस करेंगे। फिर उसके बाद पेशेंट को एंड फैमिली को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, डाइट्स के बारे में एजुकेशन, न्यूट्रिशन डाइट के बारे में एजुकेशन करेंगे, मेडिसिन्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोस की। नर्सिंग डायग्नोस में सबसे पहले इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन होगी क्योंकि डिक्रीज हो रही है हमारी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी। फिर उसके बाद एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन सप्लाई में एंड डिमांड्स में। फिर उसके बाद इम्बैलेंस होगा न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट क्योंकि पुअर इनटेक है पेशेंट का और नीड इंक्रीज हो रही हैं। फिर उसके बाद डेफिशिएंसी होगी नॉलेज की क्योंकि उसके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है अनीमिया के रिलेटेड। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ इंजरी भी हो सकती है क्योंकि डिजनिया हो रहा है, फटीग हो रहा है, डिक्रीज हो रही है इनकी ओरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन हो रही है, वीकनेस हो रही है। फिर उसके बाद एंजाइटी भी हो सकता है क्योंकि जो क्रोनिक इलनेस हो गया है, अनीमिया जो है क्रोनिक स्टेज में डेवलप हो गया है। अब हम बात करते हैं समरी की। सबसे पहले आज हमने पढ़ा अनीमिया की डेफिनेशन। अनीमिया की डेफिनेशन में हमने देखा कि रेड ब्लड सेल्स जो है काउंट जो है नॉर्मल काउंट से डिक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अनीमिया पढ़े। टाइप्स ऑफ अनीमिया हमने फिजियोलॉजिकल पढ़ा एंड मोर्फोलॉजिकल पढ़ा। फिजियोलॉजिकल में हमने पढ़ा हाइपोप्रोलिफेटिव अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया, ब्लड लॉस एंड
मॉर्फोलॉजिकल में पढ़ा माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर हमने मेजर कोज पढ़े। मेजर कोज में हमने आयरन डेफिशिएंसी देखा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखा, क्रोनिक डिजीज देखा, बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है इन सभी की वजह से। या फिर हमने देखा कि रेड ब्लड सेल अपने 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय होने लग रहे हैं। फिर यह देखा हमने ब्लड लॉस की वजह से भी एनीमिया हो रहा है। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने क्या किया, जनरल जनरल पहले पढ़े। जनरल में हमने देखा फटीग, वीकनेस, स्किन कलर जिसमें स्किन का कलर पेल येलो हो जाता है, डेजीनेस देखी एंड हेडेक देखा। कार्डियोवैस्कुलर में हमने पढ़ा पैल्पिटेशन हो सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, डिज्नी हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में हमने देखा डिफिकल्टी कंसंट्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, सिंकोप हो सकता है। फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा कि एचबी कम हो गया है, रेड ब्लड काउंट कम हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन डिलीवरी जो है टिश्यू तक कम हो गई है, जिसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सी हो रहा है। फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन उनकी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बोन मैरो के थ्रू। फिर हमने असेसमेंट करी। असेसमेंट में हमने से पहले सीबीसी असेस किया, कंप्लीट ब्लड काउंट किया, रेटिकुलोसाइट काउंट असेस किए, पेरिफेरल ब्लड सीरम असेस किया, आयरन स्टडी की, विटामिन लेवल असेस किए, बोन मैरो एग्जामिनेशन की। फिर हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया पेशेंट को। ट्रीटमेंट में हमने देखा न्यूट्रिशन रिप्लेसमेंट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट प्रोवाइड करे, और अंडरलाइनिंग जो डिजीज थी जो वो बोन मैरो डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डिजीज, इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव टिश्यूज को फाइंड आउट करके उनके ट्रीट किया। फिर हीमोलाइटिक एनीमिया में हमने ट्रीट किया कोज को। ब्लड लॉस में हमने आइडेंटिफाई किया कहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। फिर कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा कि कार्डियोवैस्कुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में सीवियर डेजीनेस हो सकता है, सिंकोप हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, टिश्यू हाइपोक्सी हो सकता है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट की हमने। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट की, फिर प्रोमोट की ऑक्सीनेशन उसकी एंड एनर्जी कंजर्वेशन। फिर उसके बाद प्रोवाइड किया आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड्स। फिर उसके बाद मेडिकेशन प्रोवाइड की। फिर उसके बाद हमने पेशेंट के सीबीसी, हीमोक्रेट, रेटिकुलोसाइट्स, आयरन स्टडीज़ ये असेस किए। फिर एजुकेट किया पेशेंट को, फिर प्रिवेंट किए उनकी कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू सो मच।